नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 16 से 30 तक, क्योंकि डेली हम लोग देखते हैं 15 पॉलिटी के एमसीक्यू। तो लेते हैं आज का पहला प्रश्न है और कुल मिला के ये 16वां प्रश्न है और इस सीरीज में हम लोग 1000 प्रश्नों को देखेंगे। तो 16वां प्रश्न है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन बी समाज के सभी वर्ग के सभी लोगों द्वारा, ऑप्शन सी भारत की जनता द्वारा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी भारत की जनता द्वारा जो भारत का संविधान है वह अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। और साथ ही साथ में ये भी ध्यान रखें, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, क्या है? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है तो उसमें उसकी जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है कि हम भारत के लोग। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 17। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। तो यहाँ पे दोष का मतलब आपको समझना है। दोष का मतलब क्या होता है? कमी, है ना। कहते हैं कि भाई उसमें एक दोष है या फिर कमी। तो यहाँ पे दोष का क्या मतलब है? कमी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए पृथक्करण का खतरा, ऑप्शन बी सत्तावादी शासन, ऑप्शन सी स्थानीय हितों की सुरक्षा, ऑप्शन डी अकुशल प्रशासन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी जो संघीय सरकार होती है उसका एक दोष होता है क्या? कि पृथक्करण का खतरा। अब ये कैसे? तो इसे हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं इसे। देखिए, जो संघीय सरकार होती है तो उसका मतलब है कि जो सरकार होगी उसका वो जो सरकार मिली जुली होती है, जैसे कि एक तो सेंटर की हो जाएगी और एक स्टेट की हो जाएगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम संघीय सरकार बोलते हैं। यानी एक तो सेंटर की होगी और एक स्थानीय होगी। स्थानीय का मतलब है एक राज्य की सरकार होगी। तो जब सरकार कैसी होती है कि सेंटर की ही सरकार सिर्फ हो, यानी एकात्मक सरकार ही हो, सिर्फ सेंटर की हो, तो उसमें क्या होता है? तो उसमें पृथक्करण का खतरा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि स्टेट मतलब कोई दूसरी संस्था ऐसी है ही नहीं, तो वो क्या अलग होगी? हो ही नहीं सकती। लेकिन कभी कभी क्या है, जो स्टेट है ना वो अलग होने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जो हमारे पूर्वी स्टेट हैं तो वे क्या हैं, कभी कभी वो ये मुद्दा उठाते हैं कि भाई हमारे स्टेट में प्रॉपर विकास नहीं हो रहा है, तो हम जो है भारत से अलग हो जाएंगे और अपना नया देश बनाएंगे। हालांकि जो भारत का संविधान है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि जो स्टेट है वो सेंटर से अलग हो जाएंगे, यानी भारतीय संघ से अलग हो जाएंगे। तो आई होप कि यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ है। पृथक्करण का मतलब क्या है? कि भाई स्टेट जो है वो अलग हो सकते हैं, इसीलिए ये क्या है? ये एक संघीय सरकार का दोष है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18, भारत को गणराज्य क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, ऑप्शन बी भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, ऑप्शन सी भारत का एक लिखित संविधान है, ऑप्शन डी भारत की सरकार संसदीय है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी भारत को गणराज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत का जो राज्य अध्यक्ष होता है, राज्याध्यक्ष कौन होता है? सो प्रेसिडेंट। कौन होता है? तो प्रेसिडेंट होता है। और प्रेसिडेंट का भारत में चुनाव होता है, जो कि रिसेंटली अभी अभी चुनाव हुआ है। ठीक है, तो क्या कैसा माना जाता है? भारत को गणराज्य माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि भारत का जो प्रेसिडेंट है उसका चुनाव होता है। वहीं यदि हम इंग्लैंड की बात कर लें तो जो इंग्लैंड में
प्रमुख होता है। इंग्लैंड में प्रमुख कौन होता है? भारत में तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वहाँ पे राष्ट्रपति नहीं होता है, वहाँ पे रानी या फिर राजा होता है। तो वो उसका चुनाव नहीं होता है, वो वंशानुगत ही होता है। जैसे कि अभी रानी विक्टोरिया है, सो उसके बाद में वह जिसे भी जो है घोषित कर देगी अपना उत्तराधिकारी, फिर वो राजा या फिर रानी बन जाएगा। ठीक है। सो आई होप यहाँ पर भी आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। और इस क्वेश्चन का यदि आपको आंसर डायरेक्ट नहीं पता है, तब भी आप ऑप्शन के थ्रू जाके इसका करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। देखिए ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ऑप्शन बी कह रहा है भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो इसका और गणराज्य से क्या मतलब है? इसका इससे मतलब ही नहीं है। भारत एक लिखित संविधान है, तो इससे भी गणराज्य से इसका कोई भी मतलब नहीं है। भारत की सरकार संसदीय है, तो इसका भी मतलब नहीं है। भाई संसद तो फिर ब्रिटेन में भी है, इंग्लैंड में भी है, तो उसे तो गणराज्य नहीं कहते हैं ना। गणराज्य का मतलब ही होता है कि भारत का जो प्रमुख है यानी राष्ट्रपति है, उसका चुनाव होता है, वह चुनाव के जरिए ही सत्ता में आता है। सिंपल सी बात है। सो क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी JB कृपलानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। और जो प्रारूप समिति थी उसमें सबसे ज़्यादा सदस्य थे, कितने? 7। और यह सबसे बड़ी समिति थी जो भी समितियां बनाई गई थी संविधान का निर्माण करने के लिए। ठीक है। सो क्वेश्चन 20, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। वहीं जो अमेरिका है, अमेरिका में एकल नागरिकता नहीं है, डुअल यानी कि डबल नागरिकता है। क्योंकि यदि मान लिया कोई भी एक अमेरिका का सिटीजन है, तो वह एक तो किसका? सेंटर का हो जाएगा और एक स्टेट का हो जाएगा। जबकि भारत में सिर्फ एकल नागरिकता है, यानी जहाँ पे हम लोग अपनी नेशनलिटी लिखते हैं तो वहाँ पे इंडियन ही लिखा जाता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति अमेरिका का नागरिक है तो उसके नेशनलिटी में क्या है? 2 नाम लिखे जाएंगे। एक तो जो अमेरिका है उसका नाम, और एक प्रॉपर वह जो स्टेट से आता है उसका नाम भी लिखा जाता है। ओके। सो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि एकल नागरिकता किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? एकल नागरिकता के अंतर्गत जो नागरिक होता है उसकी नागरिकता सिर्फ सिंगल होती है, यानी जैसा कि भारत में है। भारत में जो नागरिक हैं उनकी नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? ऑप्शन ए भाग ए, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी भाग 2 में भारत जो संविधान है, संविधान में नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में किया गया है। क्वेश्चन 22, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी USA से न्यायिक समीक्षा की अवधारणा ली गई है। सो न्यायिक समीक्षा ये है क्या? सो न्यायिक समीक्षा ये एक न्यायपालिका की ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से न्यायपालिका किसी भी कानून को क्या कर सकती है? जज कर सकती है, उसका मूल्यांकन करती है और यह देखती है कि क्या जो कानून है, यानी जिस कानून का वह मूल्यांकन कर रही है, क्या वह कानून सही है। यदि सही नहीं है तो वह उस कानून को रद्द भी
कर सकती है या फिर सरकार से कह सकती है कि आप इस कानून को रद्द करें, क्योंकि इससे सामाजिक विकास नहीं हो रहा, यानी जो भी रीजन है वह बताएगी। सो क्वेश्चन नंबर 23, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह ऑप्शन ए विदेश में 5 वर्ष से रह रहा हो, ऑप्शन बी विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, ऑप्शन सी स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो, ऑप्शन डी दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर लिया हो। सॉरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जब कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता भारत से बाय डिफ़ॉल्ट कट हो जाएगी। कट हो जाने का मतलब है उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। यानी यदि कोई भी व्यक्ति है उसने दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है तो वह भारत देश का नागरिक नहीं रहेगा। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 24, स्थानीय सरकार, नहीं माफ़ी चाहता हूँ, स्थानीय सरकार आधार है, सरकार ही है, यहाँ पे बस सरकारी यहाँ पे गलत लिख गया है, तो इस चीज़ को आपको इग्नोर करना है जो यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगी हुई है। यानी स्थानीय सरकार आधार है अभिजात तंत्र का, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्षतावाद का, ऑप्शन सी लोकतंत्र का, ऑप्शन डी आरक्षण का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी लोकतंत्र का स्थानीय सरकार क्या है? एक आधार है। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि भैया जो शक्ति है वह सभी तक समान रूप से पहुँचे। और समान रूप से कैसे पहुँचेगी? तो देखिए, एक तो भाई स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हो गई, एक सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट हो गई। तो जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है वह अपनी शक्तियों को और कार्यों को क्या करती है? विभाजित करती है। तभी तो नागरिकों तक ज़्यादा से ज़्यादा जो नीति निर्माण है या जो योजना है उनका लाभ मिल पाएगा। तो तभी क्या हो पाएगा? ये लोकतंत्र का विस्तार हो पाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन पर सीधे, यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है, ओके, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 128, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी अनुच्छेद 31। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी अनुच्छेद 32 के तहत यदि कोई भी व्यक्ति जो कि भारत का है, यानी भारत का नागरिक है और उसके मूलभूत अधिकारों का हनन हुआ है, तो वह सीधे भारत की सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, किसी व्यक्ति के कैद होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की गई कार्यवाही का क्या नाम है? ऑप्शन ए सिविल कार्यवाही, ऑप्शन बी आपराधिक कार्यवाही, ऑप्शन सी न्यायिक कार्यवाही, ऑप्शन डी सांविधिक कार्यवाही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी इसे हम सांविधिक कार्यवाही कहते हैं। यहाँ पे जो अनुच्छेद 226 लिखा हुआ है, तो ये किससे संबंधित है? ये एचसी से संबंधित है। एचसी का मतलब है हाई कोर्ट से संबंधित है। और इसके द्वारा क्या करती है हाई कोर्ट? तो इसके द्वारा हाई कोर्ट जो नागरिक हैं यदि उनके जो मूल अधिकार हैं उनका हनन होता है, तो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत वह नागरिकों के अधिकारों के ऊपर फैसला सुनाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, किस रिट द्वारा प्राधिकार को रद्द करने के लिए आदेश पारित किया जाता है? ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन बी उत्प्रेषण, ऑप्शन सी अधिकार प्रेक्षा, ऑप्शन डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी अधिकार प्रेक्षा। ये चारों क्या हैं? ये रिट हैं
कुल मिला के कितनी रिट होती हैं? तो 5 होती हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, कहीं पे नोट कर सकते हैं आप और इन पांचों को ध्यान रखें। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन डी उत्प्रेषण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। क्वेश्चन 29, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की लिस्ट, माफी चाहता हूँ, यहाँ पे रिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या होगा? रिट। रिट जारी की जाती है। ऑप्शन ए 2 टाइप्स की, ऑप्शन बी 3, 2 टाइप्स नहीं यानी 2, फिर ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में है 5, ऑप्शन डी में है 6। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन सी, यानी 5, जो कुल मिला के रिट है। सीधी सी बात है, कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार की रिट को जारी कर सकता है? तो 5 प्रकार की रिट को जारी कर सकता है, चाहे उच्चतम न्यायालय पूछे या फिर चाहे कि उच्च न्यायालय पूछे, दोनों ही रिट जारी कर सकती हैं। और कितने प्रकार की? तो 5 प्रकार की रिट होती हैं, वो सभी रिट उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। आज का क्वेश्चन लास्ट यानी 30, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? यानी इनमें से आपको गलत कथन बताना है। कौन सा गलत कथन है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16 समान अवसर, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत, ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत। ये सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? जो सही है उन पे ध्यान देना है, जो गलत है उस पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको सही ही पढ़ना है। तो ये सही है भाई, बेसिक सी बात है। उसने पूछा सुमेलित नहीं है, तो ये गलत हो गया ना, क्योंकि ये हमारा आंसर सही है, लेकिन ये कुल मिला के तो गलत है, क्योंकि उसने गलत पूछा है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना, जो सही है आप उसे पढ़ें 2 से 3 बार और उसे ही याद करें।